हाय दोस्तों, मैं श्री कृष्ण दुबे। जैसा कि आप जानते हो, मैं प्रतिदिन 20 मिनट्स का लेक्चर लेता हूं और जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंस है। और आज मैं आपको सरल परिपथ सिंपल सर्किट से कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं जो कि 12th एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है। तो आज मैं आपको सरल परिपथ से सबसे पहला पॉइंट बताऊंगा, वैद्युत सेल। क्या बताने वाला हूं? वैद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सेल एक्चुअल में हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक सेल एक प्रकार की व्यवस्था है जिसमें दो प्लेट होते हैं, दो प्लेट होते हैं और इस प्लेट को हम लोग इलेक्ट्रोड कहते हैं। इस प्लेट को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। एक पर प्लस होता है और दूसरे पर क्या होता है? माइनस। इनको किसी लिक्विड में, किसी द्रव में क्या कर दिया जाता है? डुबो दिया जाता है। किसी द्रव में डुबो दिया जाता है जिसके कारण एक पर निगेटिव चार्ज और दूसरे पर पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। और यदि इन दोनों इलेक्ट्रोडों में किसी वायर को कनेक्ट कर दें तो इसमें क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट, इस इलेक्ट्रिक फ्लो होगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लो होगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये इलेक्ट्रिक सेल एक प्रकार की व्यवस्था है जिसमें दो प्लेट लगे होते हैं जिनको इलेक्ट्रोड कहा जाता है और इनको किसी द्रव में डुबोया जाता है। इस द्रव को हम लोग विद्युत अपघट कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कहा जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स कह सकते हो इसको। और इस प्रकार दो प्लेटों को जब किसी द्रव में डुबोया जाता है तो एक प्लस पॉजिटिव और दूसरा प्लेट क्या हो जाता है? निगेटिव। जिसके कारण अगर इसमें किसी वायर को कनेक्ट कर देते हैं, किसी चालक को जोड़ देते हैं तो उस परिपथ से हमेशा धारा आवेश प्रवाह बना रहता है और उसमें करंट फ्लो होता है। तो वैद्युत सेल एक प्रकार की व्यवस्था है जिसमें रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है और उसमें किसी परिपथ में आवेश प्रवाह को निरंतर बनाए रखता है। इस तरह वैद्युत सेल जो है रासायनिक ऊर्जा को किस में चेंज करता है? वैद्युत ऊर्जा में बदलता रहता है। अब दूसरी बात आती है सेल का वैद्युत वाहक बल। अब दूसरी बात आ गई सेल का वैद्युत वाहक बल, वैद्युत वाहक बल। तो सेल का वैद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल, तो इसके अगर इसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल की बात करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि E इक्वल टू क्या होता है? W/Q। इफ यदि क्या किया जाए, यदि Q बराबर क्या लिख दिया जाए? 1, तो E इक्वल टू हो जाएगा W/Q, मतलब E इक्वल टू हो जाएगा W। तो हम कह सकते हैं कि एकांक आवेश को किसी परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा जो दी गई ऊर्जा होगी उसे क्या कहेंगे? वैद्युत वाहक बल कहेंगे। इसे ई से प्रभावित करते हैं। इसका मात्रक वोल्ट होता है। इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। और अगर हम क्या करते हैं, 1 वोल्ट की बात करें तो 1 W को भी 1 लिखना पड़ेगा और Q को भी 1 लिखना पड़ेगा। तो 1/1 अर्थात कट करके 1 वोल्ट पर कूलाम हो जाएगा, 1 वोल्ट पर कूलाम। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जब किसी परिपथ में 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित करने के लिए 1 जूल कार्य करने की, सेल को 1 जूल कार्य करने की आवश्यकता होती है तो उस सेल का जो वैद्युत वाहक बल होता है उसे 1 वोल्ट कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? 1 वोल्ट कहा जाता है। अर्थात अब आप लोग जान गए हो कि एक मतलब सेल का वैद्युत वाहक बल जो होता है वह, उसका मेन डिफिनीशन हम लोग दे सकते हैं कि एकांक आवेश को किसी परिपथ में प्रवाहित करने के लिए वैद्युत सेल द्वारा जो कार्य किया जाता है, जो ऊर्जा दी जाती है, उसे हम क्या कह सकते हैं? वैद्युत वाहक बल कहते हैं। सेल का वैद्युत वाहक बल कहते हैं। यदि एक कूलाम आवेश को किसी परिपथ में 1 जूल कार्य करके प्रवाहित करना पड़े तो उस सेल का वैद्युत वाहक बल 1 वोल्ट होता है। उस सेल का वैद्युत वाहक बल क्या होता है? 1 वोल्ट होता है। वैद्युत वाहक बल जो ई सेल के भीतर ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर दृढ़ होता है। अर्थात समझ रहे हो ना कि यह जो है
सेल होता है तो सेल में क्या होता है, सेल में एक ऋण प्लेट होता है, दूसरा धन प्लेट। तो जो ई होता है वह हमेशा ऋण प्लेट से किधर जाएगा, धन प्लेट की ओर आएगा, ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर जाता है। अब जो है नेक्स्ट, तो अब जो नेक्स्ट बात करते हैं टर्मिनल विभवांतर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब क्या करते हैं कि सपोज करो कि एक क्या है, एक परिपथ है, एक क्या है, एक परिपथ है, और एक परिपथ में एक सेल जो है कनेक्टेड है, और इस परिपथ में मान लेते हैं कि कई प्रकार के परिपथ में कई प्रकार के कंडक्टर जुड़े हुए हैं। सपोज करते हैं कि इस तरह ये सेल है, ये सेल है, तो सेल से बहने वाला जो है आवेश ई जो होगा वह हमेशा ऋण प्लेट से किधर होता है, ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर होता है, जैसा कि आपको अभी अभी मैंने बताया। तो इस प्रकार इसमें अगर Q आवेश प्रवाहित होता है, कितना आवेश प्रवाहित होता है, Q आवेश प्रवाहित होता है, तो इस परिपथ को पार करने के लिए सेल को W1 कार्य करना पड़ा, और इसको पार करने के लिए W2 कार्य करना पड़ा, इसको पार करने के लिए W3। अगर कंसीडर करो कि इसमें और भी कई जुड़े होंगे, तो इसका जो टर्मिनल विभवांतर कंसीडर किया जाए V1 होगा, इसका विभवांतर क्या होगा, V2 होगा, और इसका क्या हो जाएगा, V3 होगा। तो जैसा कि आप जानते हो, यदि किसी परिपथ में Q आवेश को प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा थोड़े थोड़े रूप में, मतलब पहला कनेक्टर, दूसरा, तीसरा, इस प्रकार के अगर उसमें रजिस्टेंस या जो है परिपथ जुड़े हों, तो उसमें हम लोग एक को मान लेते हैं, पहले में W1 कार्य करना पड़ रहा है पहले प्रवाह आवेश को ले जाने के लिए, फिर दूसरे में जो आवेश क्रॉस करता है तो उसको W2 माना जाए, और तीसरे को W3। तो हम जानते हैं कि वैद्युत वाहक बल, क्या जानते हैं, वैद्युत वाहक बल। तो वैद्युत वाहक बल जो होता है उसे हम लोग जानते हैं E इक्वल टू क्या होता है, W/Q। E इक्वल टू क्या होता है, W/Q। बट E इक्वल टू W को क्या लिख सकते हैं, W को लिख सकते हैं W1 प्लस W2 प्लस W3 एंड ऑन सो ऑन, मतलब WN तक कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन आवेश तो सब में देखो, इसमें भी Q आवेश प्रवाहित होगा, इसमें भी Q आवेश जाएगा, इसमें भी Q आवेश जाएगा, इसका मतलब पूरे परिपथ में Q आवेश रहेगा, तो Q तो रहेगा ही। तो E इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं W1/Q, W2/Q, W3/Q, WN/Q। तो E इक्वल टू हम लिख सकते हैं W1/Q, मतलब इसी को V1 लिख सकते हैं, इसको V2, V3 और डैडर VN। इस प्रकार जो है हम क्या कहते हैं, टर्मिनल विभवांतर V1, V2, V3, ये सब क्या कहे जाएंगे, टर्मिनल विभवांतर के विभिन्न भागों में, इन्हें परिपथ के विभिन्न भागों के टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। इसे V1, V2, V3 से प्रदर्शित करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने के लिए किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होता है उसी को क्या कहा जाता है, टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। तो टर्मिनल इस प्रकार, यदि वैद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच Q आवेश प्रवाहित किया जाए तो टर्मिनल विभवांतर V इक्वल टू W/Q होगा। इसे वोल्ट मीटर से नापते हैं, टर्मिनल विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापते हैं। इसलिए अब जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध की बात करने वाला हूँ। तो क्या हो जाएगा, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल की बात करते हैं। तो जिस प्रकार हम जानते हैं कि जब किसी सेल को किसी परिपथ से जोड़ दिया जाता है तो प्लेट, एक धन प्लेट होता है और एक ऋण प्लेट होता है। आप जानते हो कि किसी भी सेल में दो प्लेट होती हैं, एक धन प्लेट और दूसरा क्या होता है, ऋण प्लेट होता है, और इनके बीच में वैद्युत अपघट्य होते हैं।
आपको जैसा कि अभी बताया गया है। तो यदि हम इसमें किसी वायर को जोड़ देते हैं, तार को जोड़ देते हैं, तो इसमें प्लस प्लेट से करंट जो धारा होगी I धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर बढ़ेगी, परंतु वैद्युत अपघट्ट में यह ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर बढ़ती है। तो देखो उल्टा काम हो रहा है, यहाँ पर धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर धारा बढ़ती है, लेकिन वैद्युत अपघट्ट में करंट जो है वो ऋण प्लेट से किधर जाएगी, धन प्लेट की ओर जाएगी। ध्यान देना इस सब बातें। तो इस प्रकार अगर हम बात करते हैं कि धारा को I को बढ़ने में यहाँ पर तो किसी भी मतलब कोई भी क्या होता है, कंडक्टर होता है, उसमें कुछ न कुछ क्या होता है, रजिस्टेंस होते हैं। तो ये रजिस्टेंस जो होता है इसको कैपिटल R से डिनोट करते हैं जब ये किसी परिपथ में होता है। परंतु अब इसके अंदर जो घोल है इसमें भी कुछ न कुछ रजिस्टेंस होते हैं, धारा को रोकने का काम करते हैं। तो इसी रजिस्टेंस को जो इस सेल के अंदर के धारा को रोकने का कार्य करता है उसी को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। यह सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है, कई बातों पर निर्भर करता है। जैसे देखो, कंसीडर करो 1, यह सेलों के प्लेट के बीच की दूरी के अनुक्रम, अगर समझो कि R जो है, अगर इसका आंतरिक प्रतिरोध कंसीडर करो R है, तो यह इनके बीच की दूरी अगर D है, तो यह जो है यह दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात अगर दूरी बढ़ेगा तो R भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, रेजिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध बढ़ेगा। दूसरी बात की बात करें तो जो ये प्लेट हैं, प्लेट के जो क्षेत्रफल हैं, अगर इनका क्षेत्रफल A और इनका भी क्षेत्रफल अगर A है समझो, तो ये जो है ये R क्षेत्रफल बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अर्थात ये इसके इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तीसरी बात करें कि इसमें जो घोल है, घोल की सांद्रता अगर बढ़ा दिया जाए, सांद्रता मतलब अगर इसको क्या कर दिया, गाढ़ा कर दिया जाए, तो ये R का मान क्या हो जाएगा, सांद्रता पर क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। अगर यहाँ पर सांद्रता की बात करें, डेंसिटी की बात करें, घनत्व की बात करें, तो अगर D का मान बढ़ेगा तो ये भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और फोर्थ की बात करें, फोर्थ नंबर, तो ये इनके प्रकृति पर भी निर्भर करता है। अर्थात अपघट्ट में एक किस प्रकार के पदार्थ है, इसमें प्योरिटी इम्प्योरिटी जो मिला गया है उस पर भी ये जो है निर्भर करते हैं। ये इनके प्रकृति पर, नेचर पर बात करो, नेचर पर भी निर्भर करते हैं। तीसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये है कि जब हम किसी भी सेल को कंटिन्यू यूज करते हैं तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता जाता है। अर्थात सेल से आने वाली धारा का मान कंटिन्यू कम होता जाता है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है, आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता जाता है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार किसी चालक में प्रतिरोध होता है उसी प्रकार सेल के अंदर जो विद्युत अपघट्य है उसमें भी कुछ प्रतिरोध होते हैं जिसे आंतरिक प्रतिरोध कहा जाता है। यह प्रतिरोध सेलों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात दूरी बढ़ाओगे तो R का मान बढ़ेगा, और इनका अगर क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो R का मान कम होगा। और अगर इनकी डेंसिटी की बात करो, इसमें डेंसिटी मतलब D, इनके सांद्रता को अगर बढ़ाओगे तो भी R का मान बढ़ेगा। और इनके नेचर मतलब प्रकृति पर भी निर्भर करता है। अगर ये इनका नेचर मतलब जो विद्युत अपघट्ट मिला है उसमें प्योरिटी इम्प्योरिटी की बात अगर किया जाए तो वह उस पर भी निर्भर करता है। और या ये हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार के विद्युत अपघट्ट होंगे उस प्रकार R का मान कम या ज़्यादा होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब सेल का यूज हम कंटिन्यू करते हैं तो R का मान लगातार बढ़ता जाता है। अर्थात सेल से आने वाली धारा का मान कम होता जाता है। अर्थात जितना ज़्यादा यूज करेंगे उतना ज़्यादा R का मान बढ़ जाएगा। हम कह सकते हैं कि जो नए सेल का आंतरिक प्रतिरोध होगा वह सबसे कम होगा, और जो पुराना सेल हो जाएगा उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अर्थात तो अब मैं जो क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूँ, टर्मिनल विभवांतर, वैद्युत भागबल और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध, रिलेशन बिटवीन VE एंड R। तो अगर समझा जाए कि जैसे कोई परिपथ है, सपोज करो कि एक परिपथ है और जिसमें जो है एक सेल लगा हुआ है। सपोज करो कि यह एक सेल है और यह इसी को एक परिपथ में जोड़ दिया गया जिसका आंतरिक प्रतिरोध R है, और यह एक प्रकार का सेल है
और इस सेल को किसी परिपथ से क्या किया गया, जोड़ दिया गया, और जोड़ने के बाद इसमें एक कुंजी को के कर दिया जाए, चाबी हो जाए इसको, और एक रजिस्टेंस हो गया R, और यहाँ पर एक अमीटर धारा को मापने के लिए, और यहाँ पर एक वोल्ट मीटर अर्थात विभवांतर को मापने के लिए लगा दिया जाता है। तो इसमें जो बहने वाली धारा होगी वो I होगी, सेल में जो वैद्युत वाहक बल होगा वह E होगा, आंतरिक प्रतिरोध R होगा, विभवांतर V होगा, K, और रजिस्टेंस क्या है, A है। रजिस्टेंस R है और यहाँ पर A है। तो हम ये कह सकते हैं कि माना किसी परिपथ में किसी सेल को जोड़ दिया जाता है जिसका वैद्युत वाहक बल E, आंतरिक प्रतिरोध R और रजिस्टेंस, जो सेल का जो रजिस्टेंस है वो स्मॉल r है, और जो बाहर का रजिस्टेंस है, चालक का रजिस्टेंस R है, इसको एक के कुंजी और अमीटर तथा वोल्ट मीटर की सहायता से चित्र के अनुसार इसको जोड़ दिया जाता है। तो अगर हम कहते हैं कि इस परिपथ में Q आवेश को प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा किया गया कार्य सपोज करो कि W होता है, तो हम जानते हैं कि E इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू एंड W इज इक्वल टू E इंटू क्यू। W इज इक्वल टू E इंटू क्यू, क्यू आवेश है, Q इज इक्वल टू IT होता है जैसा कि आप जानते हैं IT। W इज इक्वल टू EIT, W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, EIT। अगर इसको इक्वेशन 1 कंसीडर करें तो इस सेल में अगर जो ये तो पूरा कार्य हो गया, लेकिन अगर सेल के बाहर का प्रतिरोध R बताया गया, सेल के बाहर का प्रतिरोध क्या है, R है, तो बाहर का प्रतिरोध वह प्रतिरोध अगर R कंसीडर किया गया है, तब किया गया कार्य क्या होगा, W इज इक्वल टू W, मतलब बाहर का किया गया कार्य W एक्सटर्नल मतलब होता है बाहर, तो बाहर W बराबर VIT पढ़ाया गया है। तो ये विभवांतर क्या है, V है, प्रवाहित धारा I है और ये R है। और यहाँ पर समझो कि बाहर की धारा तो VI क्या हो जाएगा, T हो जाएगा वाह प्रतिरोध के लिए। लेकिन अगर आंतरिक कार्य की बात करें तो आंतरिक कार्य क्या हो जाएगा, आंतरिक कार्य जो होगा W इंटरनल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपको मालूम है कि इंटरनल जो होता है वह VIT, तो VIT मीन्स हो गया V बराबर क्या होता है IR, तो I में I गुणा करेंगे तो I स्क्वायर RT। तो W इंटरनल, तो जो सेल द्वारा किया गया कार्य है वह W इंटरनल के योग के बराबर होगा, क्योंकि जो भी कार्य हो रहा है वो सेल के द्वारा ही हो रहा है, वह चाहे बाहर का कार्य हो चाहे अंदर का कार्य हो, दोनों सेल के द्वारा किया गया होगा। इसलिए इन तीनों की बात करें तो W इज इक्वल टू W एक्सटर्नल हो जाएगा एंड W इंटरनल हो जाएगा, और दोनों की वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो W इज इक्वल टू क्या होता है EIT इक्वेशन 1 से, एंड यहाँ पर हो जाएगा VIT, एंड इंटरनल की बात करें तो I स्क्वायर RT। तो इस तरह जब हो जाएगा तो IT देखो सब में है, इसलिए IT को हम लोग क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। अगर मैं IT को कैंसिल कर दूं, IT को अगर मैं कैंसिल कर दूं कॉमन ले करके, तब यहाँ पर आ जाएगा E इज इक्वल टू हो जाएगा V आएगा इधर, और यहाँ पर हो जाएगा एक I कट गया तो क्या हो जाएगा I इंटू आर, और V इज इक्वल टू अगर हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा V इज इक्वल टू E माइनस ए इधर जाएगा IR। देखो ये एक प्रकार का क्या आ गया, इक्वेशन आ गया जिसमें VE एंड R है, VE एंड क्या है, R है। तो इस प्रकार, परंतु यहाँ पर V सेलों के बीच टर्मिनल विभवांतर है, अतः जब वैद्युत सेल धारा दे रहा होगा, अर्थात जब वह निरावेशित हो रहा होगा,
तब उनके प्लेटों के बीच का जो टर्मिनल विभवांतर है वह जो है उनके वैद्युत वाहक बल से कम होता है। अर्थात वैद्युत वाहक बल जब कभी सेल के द्वारा करंट प्रवाहित होता रहता है तो उनका जो टर्मिनल विभवांतर है वह ई से क्या होता है, कम होता है। इसको आप लोग ध्यान देना। अगर सपोज करो कि अगर ये इससे ज़्यादा हो जाएगा, ई का मान अगर वी से ज़्यादा होगा तो इसका मतलब इसमें धारा नहीं फ्लो होगा, तब इसमें धारा का मान क्या हो जाएगा, नहीं फ्लो होगा। अगर हम आई इज इक्वल टू जीरो ले लें, आई इज इक्वल टू क्या लिख दिया जाए, इफ़ आई इज इक्वल टू जीरो देन वी बराबर ई। अर्थात जब करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा तब विभवांतर और वैद्युत वाहक बल दोनों के मान क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तब वैद्युत वाहक बल ई और विभवांतर V दोनों बराबर होंगे। यदि परिपथ में धारा I है और प्रतिरोध R के सिरों के बीच का विभवांतर क्या है, V है, तो V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। देन तब R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस तरह हम लोग समीकरण 1 की बात करें अगर, तो समीकरण 1 आप जानते हो क्या आया था, यदि विभवांतर V इज इक्वल टू आई आर हो तो हम लोग जानते हैं समीकरण 1 यही आया था, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो V माइनस आई आर, तो यहाँ पर V इज इक्वल टू अगर हम क्या करते हैं आई आर रख दें, V इज इक्वल टू क्या रख दें, आई आर। तो यहाँ पर अगर हम स्मॉल r की वैल्यू निकालें तो स्मॉल r बराबर आई आर, देखो आई आर इधर ले आए तो V माइनस ई हो जाएगा, तो V माइनस ई हो गया। और स्मॉल आर तो आई इज इक्वल टू वी माइनस ई। अगर हम आर की बात करें तो आर इज इक्वल टू वी माइनस ई अपान आई, तो V माइनस ई अपान आई की वैल्यू यहाँ निकालेंगे तो V अपान क्या आ जाएगा, आर, V अपान आर। देन आर इज इक्वल टू आ जाएगा कैपिटल आर ई अपान वी माइनस 1। इस प्रकार हमारा इक्वेशन आता है, ई कैपिटल आर और स्मॉल आर में रिलेशन होता है। परिपथ में धारा का मान अगर हम क्या करते हैं तो आई आर इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो यहाँ पर अगर हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू, इस तरह एक इक्वेशन हो गया। दूसरी इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पर हम आई आर पुट कर दें, क्या पुट कर दें, आई आर। देन ई माइनस क्या हो जाएगा, आई आर हो जाएगा। तो यहाँ पर ई अगर निकालते हैं तो ई इज इक्वल टू आई आर प्लस आई आर, तो यहाँ पर हो जाएगा ई इज इक्वल टू हो जाएगा, आई कॉमन लेंगे तो आर प्लस स्मॉल आर। देन आई इज इक्वल टू ई अपान आर प्लस स्मॉल आर। तो यहाँ पर देख रहे हो कि आर प्लस स्मॉल आर परिपथ का कुल प्रतिरोध है, कुल प्रतिरोध है। वैद्युत सेल में ली गई वैद्युत धारा का मान वैद्युत सेल के वैद्युत वाहक बल और कुल प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात आई इज इक्वल टू ई अपान कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, जहाँ पर ई सेल का वैद्युत वाहक बल है, कैपिटल आर और प्लस स्मॉल आर परिपथ की कुल प्रतिरोध है और धारा आई है। तो हम कह सकते हैं किसी सेल द्वारा प्रवाहित धारा उस सेल के वैद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई और कुल प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होता है। इस तरह हम इसको आई का एक फार्मूला ये भी प्राप्त होता है। तो है, थैंक यू दोस्तों। आज आपका इतना क्वेश्चन मैंने इतने फार्मूला कुछ प्रूव कराए हैं। कल इस पर हम और आगे चलेंगे और आप लोग मेरे इस लेक्चर को कंटिन्यू देखते रहो। अगर कुछ भी डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है तो मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर ज़रूर पूछ सकते हैं और मेरे नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। कुछ भी डाउट हो मैं आपके साथ हूँ। बेटर स्टडी करो, मोर स्टडी करोगे तो आपको आपको मार्क्स प्राप्त कर सकते हो। लेकिन अगर आप स्टडी करने में हिचकिचाते हो तो आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे।
इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपनी लाइफ को ध्यान में रखते हुए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करो, मेहनत करो और आगे बढ़ो। धन्यवाद।